So let's start with today's session. And in today's current affairs session, we are going to cover very important news. And this is the first news in this PPT. India to build its first ever polar research vessel. भाई इंडिया अपना खुद का पोलर रिसर्च वेसल बनाने वाला है. अब ये पोलर रिसर्च वेसल क्या होता है, ये हमारे इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर पोलर रिसर्च वेसल्स. पोलर रिसर्च वेसल इस तरह की कुछ शिप्स होती हैं, ठीक है. तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड शिप डिजाइंड एंड इक्विप्ड टू कंडक्ट अ साइंटिफिक रिसर्च. ठीक है, ये जाके रिसर्च करने के लिए काम आएगी. कहां पर? इसका नेम है पोलर. तो पोलर मींस आर्टिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन. ठीक है, इन द पोलर रीजन्स लाइक आर्टिक नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक साउथ पोल. These vessels are specially engineered to operate in extreme conditions and found at the earth poles. तो ये स्पेशल शिप्स होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट कर सकती हैं. साइंटिस्ट जो हैं वाइटल रिसर्च कर सकते हैं. दे कैन कंडक्ट अदर ऐसे रिसर्च करेंगे विच इज अदरवाइज इम्पॉसिबल इन दीज रिमोट एंड चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स. तो व्हाट आर द की फीचर ऑफ दीज पोलर रिसर्च वेसल्स? क्या की फीचर्स हैं? इनके आगे क्या लगी होती है? आइस स्ट्रेंथन्ड हल. क्योंकि देखो वहां पर आर्टिक पूरा बर्फ से जमा हुआ है, अंटार्कटिक. तो जब शिप वहां पर जाएगी तो उसके आगे एक हल लगा होता है. जैसे आगे अगर यहां देखोगे तो यहां पर एक आइस ब्रेक करने वाला हल लगा होता है. तो आइस तोड़ते हुए वो आगे जाता है ताकि जहां पर जाके रिसर्च करनी है तो कर ले. बिल्ट टू ब्रेक थ्रू द थिक सी आइस. समझ में आया? और क्या होते हैं इसके फीचर्स? इन शिप्स के अंदर एडवांस साइंटिफिक लैब्स होती हैं जिसमें हेल्प मिलेगी टू स्टडी द ओशियनोग्राफी, क्लाइमेट एंड मरीन बायोलॉजी एंड ग्लेशियोलॉजी. ये सब पढ़ने में हमें मतलब इनकी स्टडी करने में हेल्प मिलेगी. Then navigation in extreme conditions. It is equipped with radar, GPS system, weather system to operate in remote and harsh environments. इसके ऊपर हेलीपैड्स भी होते हैं और सबमर्सिबल्स भी होती हैं. तो सबमर्सिबल जो है नीचे जाकर कुछ रिसर्च करना है सी बेड पे जाके तो वो कर सकते हैं. तो इंडिया अपना क्या बनाने जा रहा है स्टूडेंट्स बताइए? पोलर रिसर्च वेसल खुद का बनाने जा रहा है. अभी जो हमारे पास है वो हमारा खुद का नहीं है, बट अब हम खुद का बनाने जा रहे हैं. अब आपको यू माइट बी थिंकिंग कि सर वाई दिस न्यूज इज सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, रिसर्च ही तो करनी है, कर लेंगे, बट देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन अटैच टू इट. बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर्टिक सी एंड अंटार्कटिक सी पिघल रही है. अब वो पिघल रही है तो न्यू रूट्स आर कमिंग आउट. नए रूट्स आ रहे हैं. जो आज तक दुनिया में रूट्स बंद थे, जहां से शिप्स नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर क्या है? बर्फ जमी हुई है. जहां पर से तेल मिनरल्स अभी तक हम नहीं निकाल सकते थे, अब देयर विल बी न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू मिनरल्स एंड न्यू शिपिंग रूट्स विल कम आउट. जो आज अगर हम बात करें कि पैसिफिक से लेके इंडो पैसिफिक से लेके अटलांटिक ओशियन की तरफ जाना हो तो भाई बहुत बड़ा लंबा रूट लेके जाना पड़ता था. बट अब क्या होने वाला है? अब नई नई चीजें निकल के आ रही हैं. इफ यू विल सी आई हैव गिवन अ मैप हियर आल्सो. आई विल शो यू द मैप फर्स्ट, देन यू विल गेट एन आइडिया कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो ये तो आर्टिक ओशियन है. ठीक है, दिस इज आर्टिक ओशियन. इसके अंदर ये आर्टिक सर्कल बोलते हैं इसे हम, आर्टिक सर्कल. इसको आर्टिक सर्कल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो देखो बैरिंग सी है यहाँ पर आपको देखोगे तो आपको मिलेगा कनाडा. देखो कनाडा यहाँ है, यूएस यहाँ पर है, नीचे डेनमार्क है. तो इनके बीच में जो ये आर्टिक ओशियन है इसके अंदर जो है अब आइस पिघल रही है तो न्यू सी रूट्स आ रहे हैं. आर्टिक काउंसिल क्या है वो मैं बताऊंगा आपको. आर्टिक काउंसिल क्या है? जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि होने क्या वाला है. होने ये वाला है बच्चों कि अभी जो शिपिंग रूट्स हैं, अभी शिपिंग यहाँ से जाती है शिप. ठीक है, यहाँ से जाएगी और यहाँ पर जाएगी. ये यहाँ से जाके बब अल मंडेब. ठीक है, ये चोकिंग पॉइंट्स होते हैं वर्ल्ड के. क्या है ये? चोक पॉइंट्स. आपको पता है स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट मीन्स अ नैरो वाटर चैनल बिटवीन टू लैंड मास. तो जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप देखोगे पाक स्ट्रेट है. क्या है? पाक स्ट्रेट है. सिमिलरली यहाँ से जितना भी इंडिया से यूरोप की तरफ ट्रेड होता है तो वो कहाँ से जाता है? वो जाता है यहाँ से लेके इंडियन ओशन से लेके जब यहाँ जाता है देन बबल मंडेब से फिर यहाँ पर स्विज कैनाल है. स्विज कैनाल ये भी चोक पॉइंट है, कैनाल है बस एक छोटी सी. यहाँ से लेके फिर कहाँ जाता है? मेडिटेरेनियन सी में जाता है. फिर ये सारा यूरोप है, यूरोप के अंदर यहाँ पर जाता है. अब जब ये ओपन होने वाला है रूट तो ये देखोगे आप आर्टिक ओशन देख रहे हो आप, ये आर्टिक ओशन है. और ये अब कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा. अगर ये ओपन हो गया तो देखो आप डिस्टेंस कितना कम होने वाला कि नहीं कम होने वाला? डिस्टेंस कम होने वाला है. तो अब सारे देश जो हैं सिर्फ इसके ऊपर आंख लगा के बैठे हुए हैं कि कब ये पिघले और कब इसके ऊपर हम क्या कर लें? कब्जा करें और इसके इनमें से जो मिनरल्स हैं, जो शिपिंग रूट्स हैं उसके ऊपर हमारा कब्जा हो जाए. तो इसलिए इंडिया भी अब अपना क्या बनाने जा रहा है?
पोलर, ठीक है, रिसर्च वेसल। तो इस न्यूज़ को अगर वैसे पढ़ाना होता ना, कोई वैसे पढ़ा दे तो इस न्यूज़ को सिर्फ ये बता दे कि इंडिया पर खुद का बनाना है, बट व्हाट इज द लॉजिक, क्यों बना रहे हैं हम, इस तरफ क्यों जा रहे हैं, ये समझना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी द न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो हमारे हैं, एक्सक्यूज मी सर, यस गुरलीन, सर कोई मतलब व्हाट्सएप पे कह रहा है कि मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहा हूँ तो ज्वाइन करने दो। चलो ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है हमारे शिपिंग मिनिस्टर, कौन है जी? सर्बानंद सोनोवाल। अटेंडिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का हम कह लो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द कोलकाता बेस्ड, हाँ कोलकाता के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यही बनाएगी पोलर रिसर्च वेसल। इसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE। ठीक है, इनका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी? नॉर्वे की एक कंपनी है जिसका नाम है कोंग्सबर्ग। ठीक है, कोंग्सबर्ग कंपनी का जो है ये हमारा जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इनसे हमें हेल्प मिलेगी नॉर्वे वाली कंपनी से, और ये हमें बताएंगे क्योंकि नॉर्वे अगर आप देखोगे तो ये आर्टिक ओशन के पास है और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है क्योंकि इनको बर्फ ही बर्फ दिखती है अपने आसपास, तो ऐसी टेक्नोलॉजी ये ऑब्वियसली जिस एनवायरनमेंट में पर्सन होता है तो वैसी चीजें वो डेवलप कर लेता है। तो नॉर्वे की कंपनी किसको हेल्प करेगी? इंडिया की जो ये GRSE है इसको हेल्प करेगी। MOU वॉज साइंड ऑन नॉर्थ शिपिंग, एक मैरिटाइम फेयर हो रहा था 2025, ये नॉर्वे में हो रहा था, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड इट्स फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल इंडिजीनियसली, मतलब खुद बनाएगा इंडिया। एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो ये हम करने वाले हैं। एंड इंडिया इज गोइंग टू रिसीव डिज़ाइन एक्सपर्टीज, हमें उस कंपनी से, नॉर्वे की जो कंपनी, उससे हमें डिज़ाइन एक्सपर्टीज मिलेगी, टेकिंग इन टू अकाउंट आर रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो हमें डिज़ाइन बना के देंगे। इंडिया के अंदर जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी जो ये आर्टिक और अंटार्कटिक इन चीज़ों से डील करती है, मतलब बेसिकली हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं आर्टिक में, अंटार्कटिक में, है ना, आर्टिक में और अंटार्कटिक में, आर्टिक में हिमाद्री है और अंटार्कटिक में 2 रिसर्च सेंटर हैं हमारे, एक है भारती और एक है हमारा मैत्री। ठीक है, रिसर्च सेंटर पता है आपने कभी छोटे होते पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर कि इंडिया का खुद का रिसर्च सेंटर अंटार्कटिक के अंदर कौन सा है, जहाँ पर बर्फ ही रहती है और हमारे साइंटिस्ट वहाँ जाके रिसर्च करते हैं, एक भारतीय है और एक मैत्री। और आर्टिक में कौन सा है? हिमाद्री। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3। आर्टिक में 1 है और अंटार्कटिक में 2 हैं, अभी हम देखेंगे। बट नोडल एजेंसी कौन सी है इंडिया के अंदर, उसका नाम है, इसका नेम आपको याद होना चाहिए, NCOPR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, विच विल यूज इट फॉर रिसर्च एक्टिविटीज। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस पोलर रिसर्च वेसल को यूज करेगी, किसके लिए करेगी? रिसर्च एक्टिविटीज के लिए यूज करेगी। GRSE जो ये फर्म है ये बनाएगी, कोलकाता के अंदर ही बनाएगी ये पोलर रिसर्च वेसल को जो बनाया जाएगा। इस वेसल के अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होंगी। ठीक है, द रिसर्चर्स विल बी एबल टू एक्सप्लोर द ओशियंस डेप्थ, स्टडी द मरीन इकोसिस्टम, कौन कौन से जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि पोलर रीजन्स में अलग अलग तरह की फिशेज होंगी, अलग अलग तरह के होंगे। अनलॉक न्यू साइट्स इनटू आवर प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अब मैंने NCPOR के बारे में बताया यहाँ पर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। समझ में आई बात या नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये कब बना था डिपार्टमेंट NCPOR? ये बना था 1998 के अंदर। So this is a nodal agency which implements Indian Antarctic programs and as well as maintenance of India's permanent station in Antarctica। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अंटार्कटिका के अंदर एक मैत्री है, 1989 में बना था, एक भारती है, 2011 में बना था। इससे पहले एक और था अंटार्कटिक में, इससे पहले एक और था, पता क्या नाम था उसका? दक्षिण गंगोत्री, बट वो अब डूब चुका है। इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर, क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है, पानी का लेवल ऊपर आ रहा है और वो क्या हो चुका है? इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। तो अभी हमारे पास है मैत्री एंड भारती। समझ में आया? अच्छा ये भी देखो NCPOR लोकेटेड कहाँ है, इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? इट इज लोकेटेड इन गोवा। ठीक है, तो अंटार्कटिका के अंदर ये मैत्री भारती को इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NCPOR की है। इट इज अ नोडल एजेंसी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। इज दैट फाइन?
ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं पोलर रिसर्च वेसल क्या है, इसके की फीचर्स हमने पढ़ लिए। पर्पस क्या है, पर्पस भी आप पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट रिसर्च करेगा, मैरीन इकोसिस्टम को देखेगा, ये हम सब देख चुके हैं। ठीक है, एंड इंडिया पोलर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बताइए भारतीय स्टेशन जो है वो कहाँ है, अंटार्कटिका के अंदर है, 2011 में बना था। इट इज इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये भारतीय स्टेशन है। देन मैत्री स्टेशन, ये भी अंटार्कटिका में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1989 में बना था, ये पहले बना था। मैत्री वॉज इंडिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वॉज द फर्स्ट परमानेंट स्टेशन इन अंटार्कटिका, बताइए कौन सा था। ठीक है, वैसे तो दक्षिण गंगोत्री है, बट अगर हम वैसे बात करें, अब प्रेजेंटली की बात करें, तो प्रेजेंटली पहले कौन सा बना था, मैत्री बना था। पहले सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री बना था, वो अब क्या हो चुका है, इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। 2011 में बना था भारती। दक्षिण गंगोत्री की मेरे को वो पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया वो। हिमाद्री स्टेशन कहाँ है जी हमारा, ये आर्टिक में है। इट इज इन आर्टिक रीजन, फैसिलिटेट स्टडीज ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अदर साइंटिफिक फिनोमिना। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि NCPOR इसको मेंटेन करता है। इसके अंदर काफ़ी सारी एक्सपीडिशंस जा चुकी हैं, रिसर्च एक्सपीडिशंस यू नो व्हाट इज एक्सपीडिशन इज बेसिकली अ टूर और अ वॉयज, इट कैन बी फॉर एनी पर्पस। एक्सपीडिशंस अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं, कई माउंटेन सबमिट करने जाते हैं तो वो होता है माउंटेन एक्सपीडिशन कह देते हैं हम। सिमिलरली रिसर्च एक्सपीडिशन है तो एक साइंटिस्ट की टीम जाती है, वहाँ पर जाके क्या करते हैं, सर्च करते हैं। पोलर रीजन्स, अंटार्कटिका, ये प्रिस्टीन एनवायरमेंट्स हैं यहाँ पर साइंटिस्ट जाकर बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, ग्लेशियोलॉजिकल, ये सब चीज़ें वहाँ पर जाके रिसर्च करते हैं। आर्टिक आइस क्या हो रही है जी, क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, पिघल रही है, and Arctic ice has been shrinking for decades. In the last 40 years, the sea ice extent has decreasing by 12.6% each decade. मतलब 10 सालों के अंदर 13% आइस पिघल रही है। 2023 की रिपोर्ट है ये। Expeditions has been sent to study. अभी रिसेंट जो एक्सपीडिशन भेजा गया था वो वहाँ पर लाइटनिंग को स्टडी करने के लिए भेजा गया था, जो वहाँ पर बिजली चमकती है उसका मतलब कैसे सिस्टम होता है, उसके लिए भेजा गया था। इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर आर्टिक रिसर्च। अब बात आती है कि आर्टिक के अंदर हमने अब बना कैसे लिया, इंडिया ने वहां पर अपना रिसर्च स्टेशन कैसे बना लिया। तो एक लीगल फ्रेमवर्क है जी, जिसको बोलते हैं हम, ये ट्रीटी को नाम याद रखना पड़ेगा आपको, सेवलबार्ड ट्रीटी ऑफ 1920। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट गवर्निंग द सेवलबार्ड आर्किपेलागो इन आर्टिक ओशन। तो आर्टिक ओशन के अंदर जो सेवलबार्ड आर्किपेलागो है, वो आर्किपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो सेवलबार्ड ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके चलते चलते जिस देश ने इसको साइन किया उनको अलाउ किया गया कि अगर आप यहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। तो इंडिया ने साइन करी थी सेवलबार्ड ट्रीटी 1920 में। एंड और कौन सा लॉ है जो डील करता है अनक्लॉज, क्या है, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। तो आप देख सकते हैं कि सेवलबार्ड ट्रीटी जो है ये सब मैंने आपको करवाया। नाउ नेक्स्ट, इंडियाज आर्टिक एंगेजमेंट टाइमलाइन। इंडिया साइंड द सेवलबार्ड ट्रीटी इन पेरिस इन 1920 अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट एंड ऑल दैट। आगे पढ़ते हैं। 2007 में इंडिया द फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन कंप्राइजिंग 5 साइंटिस्ट विजिटेड द इंटरनेशनल आर्टिक रिसर्च फैसिलिटी। तब हमारी नहीं थी, वो इंटरनेशनल आर्टिक रिसर्च फैसिलिटी पे गए थे हमारे साइंटिस्ट, तब हमारा खुद का रिसर्च सेंटर वहां पर नहीं था। बट 2008 के अंदर हमारा खुद का बन गया था, और आर्टिक के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री बन गया था आर्टिक के अंदर। तो ये साइंटिस्ट वगैरह जाके वहां सर्च करें, देख लो आप। देन अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, दक्षिण गंगोत्री कब बना था, ये देख लो आप, 1983 में। इंडिया इज द फर्स्ट स्टेशन इन अंटार्कटिका नाउ सबमर्ज्ड अंडर द आइस। दक्षिण गंगोत्री, ये अंटार्कटिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आर्टिक के बारे में नहीं कर रहा अभी। अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी कब, 1983 के अंदर। इंडिया ज्वाइंड एज अ कंसल्टेटिव पार्टी इन द अंटार्कटिक ट्रीटी। ठीक है, एंड मैत्री स्टेशन जो है 1989 में बना था। सेकंड अंटार्कटिक ओशन, ये 1989 में बना। तो ये 1983 में बना था सबसे पहले, 1989 में दूसरा बना, और अभी प्रेजेंटली तो यही है अगर बात करेंगे पहला। और दूसरा भारतीय स्टेशन कब बना, 2011 में। तो आप देख सकते हैं कि 2 years आफ्टर इंडिया फर्स्ट एक्सपीडिशन दक्षिण गंगोत्री इज नाउ सबमर्ज्ड, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। एंड इट इज गवर्न्ड बाय अंटार्कटिक ट्रीटी।
अंटार्कटिक ट्रीटी वॉज ओरिजिनली साइंड, ओरिजिनली जब ये ट्रीटी आई थी तो कितने देशों ने साइन की थी? 12 कंट्रीज ने साइन की थी इसको। एंड ये आई थी ऑन December 1, 1959 टू प्रोवाइड अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन इन द कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के अंदर। करंटली तो स्टार्टिंग में तो 12 थी, आज कितनी है? 56 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी। ठीक है, ठीक है। और इंडिया इज द कंसल्टेटिव पार्टी। इंडिया ज्वाइंट द अंटार्कटिक ट्रीटी इन 1983। तो 1983 को ही हमने ये बनाया अपना, देख लो आप, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, और 1983 में ही ज्वाइन करा इंडिया ने इसको एज अ कंसल्टेटिव पार्टी, मतलब वोटिंग राइट्स तो नहीं है बट कंसल्टेटिव पार्टी। अब हम बात कर लेते हैं आर्कटिक काउंसिल की। अब आपको माइंड में आ रहा होगा सर आर्कटिक काउंसिल क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर बर्फ पिघलेगी तो सबसे पहले राइट किन देशों के होंगे? जो आर्कटिक काउंसिल के अंदर देश आ रहे हैं इनके राइट हैं। जो देश दूर बैठे हैं, जैसे इंडिया कह सकता है कि मेरा आर्कटिक के ऊपर हक है? नहीं कह सकता, क्योंकि इंडिया तो आर्कटिक के पास भी नहीं है, बोलो नहीं है ना। तो आर्कटिक काउंसिल के पास कौन कौन से देश हैं बताओ, किनका किनका राइट बनेगा इसके ऊपर? कनाडा, देखो कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये कौन सा है? रशिया, और ये देखिए आप ग्रीनलैंड, मतलब डेनमार्क, बेसिकली डेनमार्क के कंट्रोल में है ना ग्रीनलैंड। अभी कह रहा था ना वो ट्रम्प कि हम ग्रीनलैंड को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, ऐसा बोल रहा था। तो और कौन सा है? ये नॉर्वे है, देखो आप, सेवलबर्ड। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ पर है ये सेवलबर्ड जो आप देख रहे थे। देन उसके बाद कौन सा है? आइसलैंड। देन कौन सा है? नॉर्वे, देखो ये आर्कटिक सर्कल के अंदर ही आ रहा है। फिर ये कौन सा है? स्वीडन, फिनलैंड। तो देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है कि 10 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लेते हैं नीचे। अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है आर्कटिक काउंसिल का? आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन होएगा बताओ, कौन कौन होएगा? एक तो मेंबर स्टेट्स, कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। तो मेंबर स्टेट्स होगी 8, ये तो हो गया। और कौन है इसके अंदर? परमानेंट पार्टिसिपेंट्स। जैसे अंटार्कटिक में कंसल्टेटिव पार्टीज है, तो आर्कटिक में कौन कौन है? एक तो मेंबर स्टेट्स हैं जो आर्कटिक सर्कल में आ रही है, एक है परमानेंट पार्टिसिपेंट्स। परमानेंट पार्टिसिपेंट्स कौन है? जो आर्कटिक रीजन के अंदर जो इनहेबिटेंट्स है ना, जो वहां पर, वहां के लोग वहां रह रहे थे, उनको भी इसका मेंबर बनाया गया। देखो लिखा है इंडिजिनियस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनको, क्योंकि उनका भी राइट होना चाहिए, वो शुरू से वहां रह रहे हैं। तो अब कल को जब आर्कटिक पिघल जाएगा, जो भी कुछ होगा, तो उनके भी तो वहां राइट्स होने चाहिए। और कौन होगा लास्ट में? ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इनके राइट्स तो कुछ नहीं है बट ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और नॉन आर्कटिक नेशंस इनको बोलते हैं। इंडिया क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्कटिक काउंसिल कैसे बनी थी, तो आर्कटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स की ये बॉडी है। 8 तो मेंबर स्टेट्स ही हैं, 8 तो ये बनी कब थी? ये बेसिकली 1996 के अंदर ओटावा डेक्लेरेशन के तहत, ओटावा डेक्लेरेशन के तहत ये जो है इसको बेसिकली टू प्रमोट द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द आर्कटिक स्टेट्स, तो ये जो है ये बनाई गई थी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। द काउंसिल हैज 8 स्टेट मेंबर जो हैं, और उसके बाद इसके अंदर परमानेंट पार्टिसिपेंट्स हैं और इसके अंदर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो 8 मेंबर स्टेट्स कौन सी हैं? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड बस यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद परमानेंट पार्टिसिपेंट्स कौन है? इंडिजिनियस लोग वहाँ पर कौन से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? जैसे आर्कटिक अस्कबन काउंसिल, ये आप देखो, इनुइट सर्कमपोलर काउंसिल, ये सारे वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ के ये हमें याद नहीं करनी है। देन ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन सी हैं? ऑब्जर्वर स्टेट जो है नॉन आर्कटिक स्टेट्स हैं। ठीक है। एंड ये वहाँ पर क्या करती हैं? ये कंट्रीब्यूट करती हैं टू द वर्क, मतलब बेसिकली वहाँ पर रिसर्च वगैरह करनी हो, कुछ करनी, ऑब्जर्वर स्टेट्स कर सकती हैं। आर्कटिक काउंसिल जो है ये, अगर आप देखें अभी प्रेजेंटली कितनी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यहाँ पर? 13 नॉन आर्कटिक स्टेट्स हैज ऑब्जर्वर स्टेटस। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस कब मिला था? तो आप देखिए जर्मनी ऑब्जर्वर है, नेदरलैंड्स है, बट इंडिया को कब मिला था? 2013। तो इंडिया गॉट द ऑब्जर्वर स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल इन 2013। Now, why Arctic is important in today's world? Because Arctic is a global flashpoint. सारे देशों की इसके ऊपर नजर है। क्यों है इसकी? हाँ जी, 2013। लेटेस्ट मेंबर भी लिख लो, लेटेस्ट मेंबर स्विट्जरलैंड है, 2017 में बना।
आर्टिक एज अ ग्लोबल फ्लैश पॉइंट। अब ग्लोबल फ्लैश पॉइंट क्यों है बताइए आर्टिक? जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रही हैं? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंक्रीजिंग मिलिट्री प्रेजेंस एंड टेरिटोरियल क्लेम्स, climate change, melting ice opening new shipping routes and resources, maritime resources, strategic shipping lanes becoming accessible, हो रही है ना accessible नई नई shipping lanes, and resource competition. So I think your English class link is there in the WhatsApp, so you can go and join the class, ठीक है? But I will put it on the YouTube, so you can watch it later, ठीक है? Online students, is that clear? Yes, sir. Okay, I will put it on the YouTube. Bye, sir. Have a nice Okay, day, sir. okay. जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, क्यों भाई आर्टिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बताइए? जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंक्रीजिंग मिलिट्री प्रेजेंस एंड टेरिटोरियल क्लेम्स। तो हर एक देश कह रहा है कि मेरा है आर्टिक, मेरा है। अभी तक तो वो किसी का नहीं था, बट अब सारे क्या कह रहे हैं? ये मेरा है। देन मेल्टिंग आइस ओपनिंग न्यू शिपिंग रूट्स, नए नए शिपिंग रूट्स दिखाया ना मैंने आपको, नॉर्थ सी रूट दिखाया अभी मैंने आपको। देन मैरीटाइम रूट्स बनने, रिसोर्स कॉम्पिटिशन, अब यहाँ से नीचे से कोई ना कोई तेल या कोई मिनरल्स निकलेंगे तो उसका भी कॉम्पिटिशन है कि ये हमारा, इसके ऊपर हमारा राइट है। द नॉर्थ ईस्ट पैसेज, अब नॉर्थ सी रूट भी बोलते हैं इसे, या हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट पैसेज भी बोलते हैं। इसका मेन जो आपको मिलेगा ये है नॉर्थ ईस्ट पैसेज का। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है स्टेट ऑफ मलक्का। क्या है ये? स्टेट ऑफ मलक्का। ये भी चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब बहुत नैरो पॉइंट जहाँ से शिप्स होके निकल के जाती है। अब आप मुझे बताओ कि जो चाइना से गुड्स निकलेंगे या जापान से गुड्स निकलेंगे वो यहाँ से जाएंगे, बोलो यहाँ से घूम के जाएंगे, कितना लंबा पड़ जाएगा? तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है बताओ? यहाँ से सीधे गए और यहाँ से गए, और ये क्या है? स्टेट ऑफ मलक्का। और यहाँ से आप जाओगे सीधा यहाँ पर श्रीलंका के पास होते हुए, इंडिया के इंडियन ओशन से होते हुए, फिर यहाँ पर आप जाओगे ये अरेबियन सी से होते हुए, फिर यहाँ पर हम जाएंगे ये आपका स्विस कैनाल, और ये आप देख सकते हैं रेड सी है, और ये सारे, ठीक है? और यहाँ पर ये कौन सा है? स्विस कैनाल। और ये कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी। और फिर यहाँ तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना अभी जो प्रेजेंट रूट है। और अब जो नया रूट जो इवॉल्व होगा वो कौन सा होएगा? सीधा जापान से या चाइना से कोई चीज़ जहाँ पर जानी है, सीधा यहाँ पर सीधा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द नॉर्थ ईस्ट पैसेज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ सी रूट इज वाइटल मैरीटाइम रूट इन आर्टिक ओशियन। इट कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। इट इज अ शॉर्टर रूट। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इट इज अ शॉर्टर रूट बिटवीन, किसके बीच में बताओ जरा? यूरोप एंड एशिया। तो ये याद रखना, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस और यूरोप और एशिया के बीच में शॉर्टर रूट है, ठीक है? नॉर्थ सी रूट इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय रशिया। ये कौन कंट्रोल करेगा इसको ज्यादा? जो नया रूट आने वाला कौन कंट्रोल करेगा? रशिया, क्योंकि रशिया का बहुत ज्यादा कोस्ट लाइन लग रही है कि नहीं लग रही बताओ? इट इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय रशिया and its development has a focus of interest for countries like China and India. Therefore, the Arctic is the flashpoint. NCR route between Asia, Europe. अभी प्रेजेंटली कितना है जो ये रूट है बताओ? 21,000 किलोमीटर। यहाँ से अगर निकल के जाएगा यहाँ तक जाने में, यूरोप तक जाने में कितने किलोमीटर है? 21,000। अगर ये नॉर्थ सी रूट स्टार्ट हो गया तो कितना हो जाएगा? 13,000 किलोमीटर। तो और अगर ट्रैवल आज की अगर बात करें हम तो 1 महीना लग जाता है, 1 मंथ। बट अब ये रूट खुल जाएगा तो कितने में हो जाएगा? लेस देन 2 वीक्स। इसके फायदे क्या होंगे बताओ? फ्यूल सेविंग, फ्यूल बचेगा, शॉर्टर डिस्टेंस है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ स्टाफ कम पड़ेगी, चार्टिंग वेसल्स की, शिप्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना? किराए पे शिप्स लेके अगर भेजेंगे तो शिप्स की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। देन नॉर्थ सी रूट डज नॉट चार्ज एनी पेमेंट। बट ये जो पुराना रूट है इसमें तो पेमेंट लगती है। कैसे? ये जो स्विस कैनाल है, अगर आप ये देखोगे, जो ये स्विस कैनाल है, ये जो स्विस कैनाल है, यहाँ पर इजिप्ट को क्या जाता है? इजिप्ट जितनी भी शिप्स निकलती हैं उससे क्या लेता है? ये चार्ज लेता है। तो अभी ये जो नया वाला आने वाला है, ये इस पे कोई भी पेमेंट नहीं देनी, अनलाइक द स्विस कैनाल। स्विस कैनाल में अभी पेमेंट देनी पड़ती है। देयर आर नो क्यूज लाइक, स्विस कैनाल में अब छोटा सी कैनाल है, शिप्स की लाइन लगी रहती है, पहले वो जाएगी फिर ये जाएगी। बट अब यहाँ पर देयर विल बी नो क्यूज, देयर इज नो रिस्क ऑफ पायरेट अटैक्स। तो पायरेसी का बहुत ज्यादा खतरा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इफ यू विल सी हियर, तो यहाँ पर हाउथीज हैं। हाउथीज वो रेबल्स जो अटैक करते हैं शिप्स के ऊपर, शिप्स को उड़ा देते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर हट जाएंगे अगर ये नया रूट आ गया। इश्यूज विद ट्रेडिशनल, इस पुराने रूट से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि दीज आर क्रिटिकल चोक पॉइंट्स, ठीक है? अभी फ्यू ईयर्स बैक, आई थिंक 2-3 ईयर्स बैक, स्विस कैनाल के अंदर यहाँ पर एक शिप थी, वो यहाँ पर फंस गई, इस तरह फंस गई। तो द ट्रेड वॉज डिसरप्टेड हो, मतलब ट्रेड शिप्स जा नहीं पा रही,
14-15 दिन के लिए ट्रेड डिसरप्ट हो गया, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल सप्लाईज थी चीज़ों की वो देशों के अंदर नहीं जा पाई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, प्रॉब्लम होने लग गई। समझ में आई? तो ये चोक पॉइंट्स हैं जिसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अगर आप देखोगे स्विस कनाल और बब अल मंडेब, इसको बब अल मंडेब को क्या कहते हैं? गेट ऑफ ग्रीफ इन वेस्ट एशिया, इसको बोलते हैं गेट ऑफ ग्रीफ। स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी हमने देखा। देन सिक्योरिटी थ्रेट्स मैंने आपको बताए हैं, हाउथी रिबेल्स हैं यहाँ पर, हाउथी रेड सी के अंदर ये अटैक करते हैं शिप्स को, पायरेसी अटैक है, एनर्जी सिक्योरिटी है, ठीक है, एनर्जी जो है अगर कोई ब्लॉकेड हो तो एनर्जी सिक्योरिटी है। देन ट्रेड डिसरप्शंस, तो स्विस कनाल जो है मैरीटाइम ट्रैफिक डिसरप्शन हो सकती है, अगर चाहें तो वो बंद कर दें। तो ये प्रॉब्लम्स पुराने रूट के साथ हैं। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों आटे की? क्योंकि इसके अंदर कितना ऑयल माना जा रहा है? 13% ऑफ द वर्ल्ड अनडिस्कवर्ड ऑयल। और कितनी नेचुरल गैस मानी जा रही है? 30%। और कितने किलोमीटर्स जो है वो रूट जो हमारा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए। तो